नमस्कार मित्रों, आज हम रीट के अंदर पुराने प्रश्नोत्तर जो भी आए हैं, चाहे रीट 2011 हो, 2012 हो, 15, 18, 21 और 22, जितने भी आज तक रीट हुए हैं उनमें हिंदी विषय के जो भी प्रश्न आए हैं, चाहे लेवल फर्स्ट में हो या लेवल सेकंड के अंदर हो, एक एक करके सारे प्रश्न करेंगे, हल करेंगे। क्योंकि रीट 2024 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जो प्रश्न है वो मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर जितना ज़्यादा हल करेंगे आपकी सफलता उतनी आपके नज़दीक होगी। पुराने पेपर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट 2011 का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का हिंदी के प्रश्न, जो 30% फर्स्ट के और 30% लेवल सेकंड के। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द के अंदर स्वर संधि है, क्योंकि विद्यालय शब्द विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पे प्लस वन, पौ प्लस अन, पो प्लस अन या पौ प्लस न। तो पवन शब्द पो प्लस अन से मिलकर बना है और ये अयादि संधि का उदाहरण है, इसलिए इसका विच्छेद होगा पो प्लस अन। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगरा का बहुवचन होगा। आगरा मित्रों एक शहर का नाम है और शहर के नाम का बहुवचन कभी नहीं होता है, तो इसलिए आगरे, आगरों या आगरे ये सब अशुद्ध है। आगरा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। तो जिसमें प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है और समुच्चय बोधक, ये चारों ही अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा या तृष्णा। मित्रों इसके अंदर री स्वर जुड़ा है, जिसमें एक ही शब्द शुद्ध है तृष्णा, बाकी सारा अशुद्ध है, इसलिए इसका उत्तर होगा तृष्णा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की है उसी से बताए जा रहे हैं, इसलिए इसमें अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कवि, कवित्री, कवित्री। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है कवित्री। अगला प्रश्न संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी में रूप परिवर्तन होके बदलाव होके प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं, और देशज जो देश के अंदर आवश्यकता के अनुसार जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो जिस शब्द के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका उत्तर होगा द्वंद्व समास। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो मित्रों उज्ज्वल के अंदर दोनों ही ज आधे होते हैं, यानी दोनों ज स्वर रहित होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उज्ज्वल।
अगला अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विरक्त। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। दूसरा काष्ठ, घृत, घोड़ा या कारीगर। अगला ओष्ठ, किताब, रानी या चाकू। और निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार्य। तो मित्रों, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द है, क्योंकि शर्करा का तद्भव होता शक्कर, ज्येष्ठ का जेठ, अग्नि का आग, जबकि काष्ठ और घृत होता है लेकिन घोड़ा का घोटक होता है, इसलिए अशुद्ध है। ओष्ठ तो सही है लेकिन किताब हिंदी का शब्द ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। और हाथी का हस्ती होता है, इसलिए भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। तो मित्रों, कुरूप में कु उपसर्ग है, कुकर्म में भी है और कुचाल में भी है, जबकि कुशल एक पूरा शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। तो पुजारी शब्द है और उसमें इन प्रत्यय जुड़ा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पुजारिन। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए तो उसे कहते हैं क्रमधारय, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो मित्र होता है द्विगु समास, और जो समूह का बोध कराता है। द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत। तो लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि लंबोदर भगवान गणेश को कहा जाता है। अंधकूप एक कर्मधारी समास का उदाहरण है, अंधा है जो कूप। और शरणागत ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा नर नारी, नर नारी इत्यादि द्वंद्व समास। नगर में रहने वाला, जिसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं, को कहा जाता है शहरी, नागर, नगरवधु या नौकर। तो इसका सही आंसर होगा नागर, नगर में रहने वाला नागर या नागरिक। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक। तो लोहा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक धातु है, लकड़ी भी जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। जबकि शैशव एक भाव है, क्योंकि शिशु जातिवाचक संज्ञा है, उसमें जब अ प्रत्यय मिलता है तब शैशव बनता है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए और निसार खेलता है। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, कंबल निर्धनों के लिए, इसलिए इसमें संप्रदान कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह स्वतः ही, स्वतः इसलिए इसमें आएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वतः है, खुद है, आप है, स्वयं है, इन सर्वनामों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त मतलब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जब एक साथ होता है अंत में, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो और बच्चा सोता है। तो इसका सही उत्तर होगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आया और करो अंत के अंदर दो क्रियाएं आई है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो,
जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो इसका सही आंसर होगा जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तारक होता है, जबकि विधेय के अंदर कर्म और क्रिया दोनों सम्मिलित होता है और कर्म और क्रिया का विस्तारक भी इसमें सम्मिलित होता है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना और बाजार। तो इसका सही आंसर होगा, उद्देश्य मतलब कर्ता कारक, तो इसका सही आंसर होगा मोहन। निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो वर्षा हो रही है, ये तो सरल वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, यह भी सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है और शब्द है बीच में, तो ये संयुक्त वाक्य है। जबकि मिश्रित वाक्य है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, यह मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ की शब्द प्रयोग हुआ है। की हो, क्योंकि हो, यद्यपि हो, यदि तो हो, तब मिश्रित वाक्य होता है। किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई कोटेशन है, कोई उद्धरण है, उनको जब हम लिखते हैं तो उस समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है, यानी विराम चिन्हों का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जो पत्र आज आया है कहाँ 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 है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि इसके अंदर जहाँ वाक्य रुका है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है और कहाँ है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो कि सही है। बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर अशुद्धि है, क्योंकि आया है या रुका नहीं है, अल्प विराम का प्रयोग होता था, जबकि यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। सी के, ऑप्शन नंबर सी के अंदर कहाँ है पूछा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। और डी के अंदर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। अगला, शेर को सामने देखकर आधा मुहावरा देर का है, उसको पूर्ण करना है। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। तो शेर को देख के मेरे प्राण सूख गए, यानी भय लगने लगा। तो सही उत्तर होगा मेरे प्राण सूख गए। सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो इसका सही आंसर होगा आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंखों में धूल झोंकना। हाथ में आना, इस मुहावरे का निकटतम यानी पास का अर्थ क्या है? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना। तो इसका सही आंसर होगा हाथ न आना, का मतलब पकड़ में न आना। अगला, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? सिर फिर जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका सही उत्तर होगा अहंकारी हो जाना, यानी घमंडी हो जाना। लेवल 1 के जो भी प्रश्न थे 2011 के 30 वो पूरे हो गए हैं। अब हम लेवल 2 के जो भी हिंदी के अंदर रीट 2011 में लेवल 2 हिंदी में पूछे गए 30 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? यानी वर्णों के 2 प्रकार हैं, घोष और अघोष।
तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स अघोष होते हैं, बाकी सारे घोष या सघोष होते हैं। तो ए स्वर है तो ये घोष है, अस्वर है ये भी घोष है, और ड चौथा वर्ण है इसलिए यह भी घोष है। तो जो छ है यह घोष नहीं है, ये अघोष वर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स अघोष वर्ण होते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज? तो इसका सही आंसर होगा रिवाज। रिवाज के अंदर री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ? तो इसका सही आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूरमी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वरी? तो सिंदूरमी, सिंधु प्लस उर्मी, इसमें दीर्घ संधि है। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, इसमें भी दीर्घ संधि है। और लोकेश्वरीय, लोक प्लस ऐश्वर्य, इसके अंदर वृद्धि संधि है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु इसका सही उत्तर। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया, वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया और वृक्ष छाया। तो इसका सही उत्तर होगा वृक्ष प्लस छाया, क्योंकि जब च का आगम होता है, संधि विच्छेद करते हैं, तब बीच में इसमें अनुसार विसर्ग नहीं लगता, और जब भी इनकी संधि होती है तो च का आगम होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा वृक्ष प्लस छाया। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होगा? मूछ, अश्रु, आंसू या ससुर? तो इसका सही उत्तर होगा मोच। समश्रु तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप है मोच। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। विपरीत यानी जो उल्टा अर्थ देते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द? तो इसका सही उत्तर होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीत शब्द कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो वर्ण रंग को बोलते हैं, जाति को बोलते हैं, अक्षर को बोलते हैं, लेकिन आकाश को वर्ण नहीं बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आकाश। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या पंकज? तो जलज कमल का पर्यायवाची है, अंबुज ये भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज ये भी कमल का पर्यायवाची है। क्योंकि जल शब्द के अंदर जब जय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका पर्यायवाची कमल शब्द बन जाता है, क्योंकि जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। तो जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, जलज हो गया, अंबुज हो गया, पंकज हो गया। लेकिन मनसिज इसका उत्तर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, वेद्यान, मनवा या अनन्य मनसक? तो इसका सही उत्तर होगा अनन्य मनसक, जिसका ध्यान दूसरी ओर हो, दूसरी तरफ हो। अभिता शब्द शक्ति में है, वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्रार्थ प्रकट होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिता शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं या आभूषण? तो पशु पक्षी ये तो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, दिशाएं ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है, और आभूषण ये भी जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गुण और दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो गुण दोष इसका सही उत्तर। मदन काले पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है।
काली पतलून मदन या खेलने। तो इसका सही आंसर होगा काली, क्योंकि पतलून संज्ञा है और उससे पहले जो भी शब्द आता है वो विशेषण कहलाता है। तो काली पतलून, पतलून की विशेषता बता रहा है, कैसी पतलून, तो काली पतलून, इसलिए सही आंसर होगा काली शब्द। वहां मोहन के कोई नहीं आया, वाक्य में रिक्त स्थान का पर प्रयुक्त होगा, या, और, अलावा या अथवा। तो यहां पर वहां मोहन के अलावा कोई नहीं आया, तो इसका सही आंसर होगा अलावा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और विस्मृति बोधक अव्यय। ये चारों ही अव्यय के भेद है, लेकिन इस तक के अंदर कौन सा अव्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा संबंध बोधक अव्यय। को और के लिए किस कारक की चिन्ह है, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। तो को और के लिए संप्रदान कारक, इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक, क्योंकि के लिए और को का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। वाक्य, एक आदर्श वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। तो उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तारक होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तेंदुलकर, क्योंकि तेंदुलकर इसमें कर्ता है, इसलिए ये उद्देश्य है। विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद। तो इसका सही उत्तर होगा अर्धविराम। जब कोमा लगाते हैं तब अल्प विराम होता है और ये वाला चिन्ह अर्धविराम का है, और जब दोनों डॉट लगाते हैं बिंदी तो वो उपविराम होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा अर्धविराम। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक या उपविराम। तो किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कोष्टक चिन्ह। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ने समाना और अंगारों पर पैर रखना। तो इसका सही उत्तर होगा बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अवसर का लाभ उठाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या दांतों में जीभ होना। तो इसका सही उत्तर होगा रोड़ा अटकाना। बाधा डालना का सही अर्थ है रोड़ा अटकाना, यानी किसी भी कार्य में रुकावट या बाधा उत्पन्न करना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है और अपने हाथ से दान करना। तो इसका सही उत्तर होगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, इसलिए कोई भी कार्य हो अपने आप स्वयं ही करना चाहिए। इसीलिए इसका अर्थ है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त यानी ठीक रहता है। मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है चोर चोर मसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग या जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। इसके अंदर मित्रों भ्रांति हो सकती है क्योंकि सारे ऑप्शन आपको एक से लग रहे होंगे, लेकिन इसका सही जो उत्तर है वो होगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी सब एक जैसे यानी एक ही प्रकार के होना। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, राजपत्र यानी गजट के अंदर, समाचार पत्र, सूचना पट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
राजपत्र यानी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र या जिसे अंग्रेजी में गजट कहा जाता है उसके अंतर्गत होता है। अगला है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना प्रकाशित क्यों की जाती है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना या इनमें से तीनों काम। तो निविदा के द्वारा ये सभी कार्य करवाए जाते हैं, इसीलिए ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। किसी भी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक लोगों को जो पत्र भेजा जाता है, शासकीय पत्र भेजा जाता है, उसे परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। तो इसका सही उत्तर होगा परिपत्र। एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाने वाला परिपत्र कहलाता है। अगला गद्यांश है जिससे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का पीछा करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्के के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति या युवा पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा संगति। संगति का महत्व होता है, संगति जैसी होगी वैसा ही परिणाम होगा। अगला है कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या बुरी संगति। तो कुसंग का होता है बुरी संगति, ऐसी संगति जो ठीक नहीं हो, अच्छी नहीं हो। अगला इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व है युवा पुरुष, नित्य और सद्वर्ती या उन्नति। तो इसका सही उत्तर होगा संगति का महत्व है। संगति का क्या महत्व है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है। इस प्रकार रीट 2011 के अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों के अंदर हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए थे, वो आज हमने देख लिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे हम एक एक करके रीट 2012, रीट 2015, 18, 21 और 22 हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न करेंगे।